हेलो दोस्तों, सभी को नमस्ते। पिछले लेक्चर में हमने इंडियन पॉलिटी शुरू किया था और इंडियन पॉलिटी में हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखा उसका कि इंडियन पॉलिटी में आखिर हम किन किन बातों को शामिल करते हैं, जिसमें हमने सबसे पहले देखा संविधान के बारे में कि संविधान क्या है। उसके बाद हमने पढ़ा संविधान के अलग अलग प्रकार, अलग अलग आधारों पर संविधान को किस प्रकार से डिवाइडेशन किया गया है उसके बारे में देखा, जिसमें सबसे लास्ट में हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट बात की थी यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। फेडरल के हमने विशेषताएं देखी कि संघात्मक संविधान हम किसे कहते हैं, उसमें किस किस प्रकार की विशेषताएं होनी चाहिए उसके बारे में हमने पढ़ा। भारत के संविधान के बारे में चर्चा की कि भारत का संविधान किस स्वरूप का है, क्या वो यूनिटरी है या वो फेडरल है या उसमें दोनों के गुण हैं। तो हम इस नतीजे पर पहुँचे कि जो भारत का संविधान है वो अधिकांशतः फेडरल है, लेकिन यदि राष्ट्रीय हित का या किसी बड़ी राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा हो तो भारत का संविधान अपने स्वरूप को फेडरल से यूनिटरी पर शिफ्ट भी कर सकता है। इस प्रकार से हमने देखा। इसमें एक इम्पोर्टेंट बात ये थी कि भारत के संविधान में हमने इसको जो शब्द दिया था वो था क्वासी फेडरल। क्वासी फेडरल हमने शब्द दिया था कि ये ज़्यादातर फेडरल है, लेकिन यदि राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा हो तो एकात्मक स्वरूप भी अपना सकता है। ज़्यादातर समय ये संघात्मक स्वरूप का है। तो ये अभी तक हमने इस प्रकार की बातचीत की। आज हम एक और थोड़ा कॉन्सेप्ट वाइज टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, शक्तियों का पृथक्करण। इससे पहले हमने फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में बात की थी कि शक्तियों का एक तो डेलीगेशन और दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन, डेलीगेशन ऑफ पावर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स। ये था शक्तियों का बंटवारा कि आपको शक्तियाँ काम करने के लिए दी गई हैं, लेकिन सेपरेशन ऑफ पावर्स में, शक्तियों के पृथक्करण में क्या है, ये एक अलग चीज़ है बिल्कुल। सेपरेशन ऑफ पावर्स का मतलब हो गया कि एक अंग की शक्तियाँ और दूसरे अंग की शक्तियाँ और तीसरा यदि कोई अंग है तो उसकी शक्तियाँ, तीनों की शक्तियाँ बिल्कुल अलग अलग है। तीनों का दायरा अपना अलग है। कोई भी एक शक्ति दूसरी शक्ति को प्रभावित नहीं कर सकती, दूसरी शक्ति तीसरी शक्ति को प्रभावित नहीं कर सकती। मतलब ये है कि जैसे मैं कोई काम कर रहा हूँ तो वो मैं सिर्फ अपने स्तर पर काम करूँगा, मेरे ऊपर किसी और का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और मैं भी किसी दूसरे को प्रभावित नहीं करूँगा, सिर्फ खुद का एकदम इंडिविजुअल काम होगा। इसी प्रकार से कोई दूसरा है तो वो भी सिर्फ अपना काम करेगा या किसी दूसरे को प्रभावित नहीं करेगा और ना ही खुद किसी दूसरे से प्रभावित होगा। ये है सेपरेशन ऑफ पावर्स की आपने शक्तियों को सेपरेट कर दिया, आपने इस तरीके से डिवाइड कर दिया कि ये जो काम है ये आप करोगे, इसमें आपको कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। इस प्रकार के काम है जो आप करोगे, इसमें आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, आप भी किसी दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करोगे। तो ये है सेपरेशन ऑफ पावर्स, शक्तियों का पृथक्करण। तो इसको हम अब डिटेल से पढ़ेंगे आज के लेक्चर में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि थोड़ा मैं आपको शुरू से लेकर के चलता हूँ। जैसे कि यदि हम बात करें तो जो तानाशाही आप जानते होंगे कि क्या होती है, डिक्टेटरशिप जिसे बोलते हैं। तानाशाही में क्या होता है कि एक मुख्य बिंदु, एक केंद्र होता है, सारी की सारी शक्तियाँ उसी में केंद्रित होती है, किसी एक इंडिविजुअल में। ठीक है, जैसे नॉर्थ कोरिया का जो आजकल हम बातचीत करते हैं तानाशाही की, तो तानाशाही में क्या होता है कि सारी की सारी शक्तियाँ वहाँ के राजा, अब लोकल लैंग्वेज में यदि हम बात करें तो उसे राजा बोल सकते हैं, वहाँ के राजा में सारी की सारी शक्तियाँ केंद्रित होती है। वो राजा जो भी करेगा वही कानून होगा, जो राजा कहेगा वो कानून होगा। जिस प्रकार की नीतियाँ राजा लागू करेगा वही नीतियाँ सारी की सारी इम्प्लीमेंटेशन में आएगी। तो इस प्रकार से कहने का मतलब ये है कि तानाशाही में सारी की सारी शक्तियाँ एक बिंदु पर केंद्रित होती है, एक इंडिविजुअल में केंद्रित होती है, जो वो करेगा वही कानून है और दूसरा कोई उससे पूछने वाला भी नहीं है, उसकी कोई जवाबदेही नहीं है किसी भी प्रकार की। जैसे कि राजा ने, तानाशाही में राजा ने कोई कानून बनाया तो उससे कोई भी ये पूछ नहीं सकता कि ये आपने कानून क्यों बनाया, इसके पीछे क्या आपका लॉजिक है। जैसा उसका मन करेगा वैसा वो कानून बना देगा। तो ये होती है तानाशाही। अब तानाशाही में क्या हो जाता है कि अधिकांश समय इसमें गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि एक व्यक्ति में यदि सारी की सारी शक्तियाँ केंद्रित है तो आप खुद सोचिए कि यदि एक ही व्यक्ति कानून बनाएगा वही उन्हें लागू करेगा और यदि उनमें कोई गड़बड़ी है तो वही उन्हें चेक करेगा। तो मतलब ये क्या हुआ, फिर मैं कोई गड़बड़ी कर रहा हूँ और उसकी जाँच मैं खुद ही यदि करूँ तो मैं अपने आप को कभी भी मतलब दोषी नहीं ठहराऊँगा। तो सारा का सारा यहाँ पर ये दमनात्मक शासन कहलाता है। यहाँ पर शासन का स्वरूप किस प्रकार का हो जाता है, दमनात्मक स्वरूप हो जाता है। कि तानाशाही में क्या होगा कि फिर जो मतलब राजा कानून बनाएगा वो खुद ही उन कानूनों को लागू करेगा, तो अपने हिसाब से अपने मतलब शुभ चिंतकों के लिए विशेष प्रकार से कोई सुख सुविधाएं लगा देगा और अपने विपक्षी लोगों के लिए अलग प्रकार से कोई कष्टदायी कानून लगा देगा। तो मतलब कहने का ये है कि तानाशाही में मतलब प्रजा का, जनता का दमन किया जाता है।
ठीक है। तो तानाशाही में दमन होता है, तो इसी कारण से मतलब एक फॉर्मर अमेरिकन प्रेसिडेंट थे जिन्होंने इसके बारे में कहा है कि सारी की सारी शक्तियां एक ही बिंदु पर केंद्रित होना उत्पीड़न का सबसे बुरा उदाहरण माना जाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति थे एक जेम्स मेडिसन। इन्होंने कहा कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑल पावर्स इन ए सिंगल बॉडी इज द वर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ टायरेनी, कि मतलब उत्पीड़न का सबसे बुरा उदाहरण माना जा सकता है सारी की सारी शक्तियों का एक बिंदु पर केंद्रित होना। तो इस कारण से अब ये कहते हैं कि हमें इस उत्पीड़न से बचने के लिए हम राज्य के 3 अंग होने चाहिए। अब ये आगे बात करते हैं कि इस उत्पीड़न से बचने के लिए सारी की सारी शक्तियाँ एक बिंदु पर केंद्रित ना होकर के उनका बंटवारा होना चाहिए, उनका पृथक्करण होना चाहिए, अलग अलग पार्ट्स डिवाइड करने चाहिए और प्रत्येक पार्ट को अपने हिसाब से शक्तियाँ दी जानी चाहिए, जिसे हम बोलते हैं राज्य के मुख्य 3 अंग हम पढ़ते हैं हमेशा, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो ये कहते हैं कि इस प्रकार से 3 अंग बना करके इनमें शक्तियों का सेपरेशन होना चाहिए पावर्स का। तो ये सेपरेशन ऑफ पावर्स की थ्योरी अब हम पढ़ेंगे। ये मैंने आपको शुरू में बेसिक बातें बताई कि सेपरेशन ऑफ पावर्स क्यों ज़रूरी है, क्योंकि यदि पावर्स का सेपरेशन नहीं होगा तो सारी की सारी शक्तियाँ एक बिंदु पर केंद्रित हो जाएगी और फिर वो अपने हिसाब से तानाशाही चलाएंगे। जैसे सपोज कीजिए इंडिया में हम बोल दें कि आज से पूरे भारत के लिए जो भी है सब कुछ है वो मोदी जी हैं, जैसा वो चाहेंगे वैसा कर सकते हैं। किसी स्टेट के लिए भी कर सकते हैं, सिर्फ केंद्र के लेवल पर नहीं, स्टेट लेवल पर भी सब कुछ कर सकते हैं, सिर्फ अकेले मोदी जी। तो हो सकता है कल को वो अपने मन के हिसाब से कुछ भी अपने हिसाब से कानून लगा दे देश में। तो मतलब एक बिंदु पर केंद्रित होना दमन का प्रतीक है। इसीलिए शक्तियों का बिखराव होना चाहिए, उनका बंटवारा होना चाहिए, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेशन होना चाहिए। तो ये हम पढ़ेंगे सेपरेशन ऑफ पावर्स, शक्तियों का पृथक्करण, जो कि मुख्य रूप से इस थ्योरी को दिया था एक फ्रेंच फिलोसोफर थे मोंटेस्क्यू। मोंटेस्क्यू ने शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत दिया। मोंटेस्क्यू ने बताया कि राज्य के 3 मुख्य अंग होने चाहिए, लेजिस्लेचर अर्थात व्यवस्थापिका, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका और जुडिशरी न्यायपालिका। ये 3 अंग राज्य के मुख्य रूप से होने चाहिए। इन तीनों अंगों का अलग अलग काम होना चाहिए। जैसे कि लेजिस्लेचर का काम होना चाहिए कानूनों का निर्माण करना, फॉर्मेशन ऑफ लॉज, इनका मुख्य काम ये होना चाहिए, फॉर्मेशन ऑफ लॉज। एग्जीक्यूटिव का, कार्यपालिका का मुख्य काम होना चाहिए इन कानूनों को लागू करना, इम्प्लीमेंशन ऑफ द लॉज। और जुडिशरी का मुख्य काम होना चाहिए देश के लोगों को न्याय प्रदान करना, जस्टिस, इम्पार्ट जस्टिस टू द पीपल ऑफ द कंट्री। ये मुख्य 3 अंग होने चाहिए। इन 3 अंगों के स्पेसिफिक प्राइमरली ये काम होने चाहिए। लेजिस्लेचर का काम केवल कानूनों का निर्माण करना देश के नागरिकों के लिए। एग्जीक्यूटिव का काम उन कानूनों को लागू करना, ऐसी नीतियां बनाना कि वो कानून लागू हो सकें। और जुडिशरी का काम है लोगों को न्याय प्रदान करना, किसी भी विवादों का समाधान करना। दूसरी बात सेपरेशन ऑफ पावर्स में मोंटेस्क्यू बताते हैं कि कोई भी, जैसे कि सपोज कीजिए कि लेजिस्लेचर हमने एक अंग बना दिया, व्यवस्थापिका हमने बना दी। अब मोंटेस्क्यू ये कहते हैं कि व्यवस्थापिका का कोई भी सदस्य एग्जीक्यूटिव का सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि कोई एग्जीक्यूटिव का सदस्य है तो वो जुडिशरी का सदस्य नहीं होना चाहिए, और यदि कोई जुडिशरी का सदस्य है तो वो एग्जीक्यूटिव का सदस्य नहीं होना चाहिए, ना ही वो लेजिस्लेचर का सदस्य होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति यदि लेजिस्लेचर का सदस्य है तो वो केवल और केवल ओनली लेजिस्लेचर का सदस्य रहेगा। यदि आप एग्जीक्यूटिव के मेंबर हो तो आप ओनली एग्जीक्यूटिव के मेंबर हो। यदि आप जुडिशरी के मेंबर हो तो आप ओनली जुडिशरी के मेंबर हो। मतलब ड्यूअल मेंबरशिप यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, केवल सिंगल मेंबरशिप होनी चाहिए, एकल सदस्यता होनी चाहिए। यदि कोई लेजिस्लेचर का मेंबर है तो वो केवल और केवल व्यवस्थापिका का सदस्य होगा, उसे एग्जीक्यूटिव का कोई मतलब उसमें योगदान नहीं होगा। यदि कोई जुडिशरी का मेंबर है तो वो केवल और केवल जुडिशरी का मेंबर रहेगा। कहने का मतलब ये है कि किन्हीं भी 2 एलिमेंट में कोई भी कॉमन मेंबर नहीं होना चाहिए। यदि आप लेजिस्लेचर में हो तो ओनली लेजिस्लेचर में हो, आप एग्जीक्यूटिव में हो तो ओनली एग्जीक्यूटिव में, और जुडिशरी में हो तो ओनली जुडिशरी में। इस प्रकार की बात ये कहते हैं मोंटेस्क्यू कि कोई भी किसी भी प्रकार की ड्यूअल मेंबरशिप, जिसे हम बोलते हैं ड्यूअल मेंबरशिप, नहीं होनी चाहिए।
ये मोंटेस्क्यू का मानना है। दूसरी बात इसमें ये शक्तियों के पृथक्करण में कहते हैं। उसके अलावा मोंटेस्क्यू का कहना है कि जो ये तीनों अंग है राज्य के, जो ये तीनों अंग है, इनमें कोई भी सदस्य तो कॉमन नहीं होगा, लेकिन ये आपस में इस प्रकार से अलग होने चाहिए जैसे कि पानी के फॉर्म में हम देखते हैं, वाटर को हम देखते हैं। इसके लिए इन्होंने फ्रेज यूज़ किया है वाटर टाइट मैनर। मोंटेस्क्यू कहते हैं कि ऑल द ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट्स शैल बी इन सेपरेशन लाइक वाटर टाइट मैनर। कहने का मतलब ये है कि कोई भी अंग इस पोजीशन में नहीं होना चाहिए कि वो दूसरे को प्रभावित कर देगा। भाई आप में कोई भी मेंबर तो कॉमन नहीं है, लेकिन आपके पास इतनी भी शक्ति ना हो कि आपकी शक्तियाँ किसी दूसरे को प्रभावित करने लग जाए। जैसे कि इन तीनों में कोई भी मेंबर कॉमन नहीं है, जो इसमें है वो केवल इसी में है, लेकिन फिर भी इसके पास इतनी शक्ति नहीं होनी चाहिए कि ये एग्जीक्यूटिव को प्रभावित कर दे। ठीक ऐसा ही जुडिशरी के पास भी इतनी शक्तियाँ नहीं होनी चाहिए कि ये एग्जीक्यूटिव को प्रभावित कर दे या फिर लेजिस्लेचर को प्रभावित कर दे। एक दूसरे को प्रभावित आप नहीं कर सकें। इस प्रकार की इन्होंने मोंटेस्क्यू ने शक्तियों के पृथक्करण की अवधारणा दी है। तो ये है सेपरेशन ऑफ द पावर्स। आपको समझ में आया? सेपरेशन ऑफ पावर्स का मतलब है कि तीन अंग होंगे, तीनों का अलग अलग काम होगा बिल्कुल। दूसरा, तीनों में कोई भी सदस्य कॉमन नहीं होगा। तीसरा, सभी इस प्रकार से व्यवस्थित होंगे, सभी में शक्तियों का पृथक्करण इस प्रकार से किया जाएगा कि कोई भी एक ऑर्गन किसी दूसरे ऑर्गन को प्रभावित ना कर सके। ये है सेपरेशन ऑफ पावर्स। इसमें आपको दो ही बातें ध्यान रखनी है कि कोई भी मेंबर कॉमन नहीं होना चाहिए। दूसरा, कोई भी ऑर्गन, कोई भी भाग इस अवस्था में ना हो, इतनी उसके पास ताकत ना हो कि वो किसी दूसरे ऑर्गन को प्रभावित कर सके। ये है सेपरेशन ऑफ पावर्स। अब सबसे पहले इस सेपरेशन ऑफ पावर्स को किसने अपनाया? यूनाइटेड स्टेट्स के कॉन्स्टिट्यूशन ने, अमेरिका के संविधान ने इसको अपनाया। अमेरिका के संविधान में किस प्रकार से इसको अपनाया गया, थोड़ा सा ब्रीफली मैं आपको बता देता हूँ। देखिए आप, अमेरिका में इसको किस प्रकार से अपनाया गया। सबसे पहले इन्होंने ही अपनाया, यूएसए ने। यूएसए के संविधान का जो आर्टिकल 1 है, अनुच्छेद 1 है, अनुच्छेद 1 में कह रखा है कि राज्य की, मतलब अमेरिका की एक लेजिस्लेटिव विंग होगी, एक व्यवस्थापिका होगी। ठीक है, एक लेजिस्लेटिव विंग। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1 लेजिस्लेटिव विंग की स्थापना का प्रावधान करता है, जिसके दो पार्ट बताए गए हैं, दो हाउस बताए गए हैं। जैसे अपने यहाँ लोकसभा राज्यसभा है, वैसे ही यहाँ पर भी दो हाउस बताए गए हैं। पहला हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और दूसरा सीनेट। ये दो हाउस हैं आर्टिकल 1 के अनुसार अमेरिका की, मतलब लेजिस्लेटिव विंग के। और अमेरिका की लेजिस्लेटिव विंग अर्थात जैसे हमारे यहाँ संसद है, पार्लियामेंट है, वैसे ही अमेरिका की पार्लियामेंट को क्या बोला जाता है? कांग्रेस। अपने यहाँ जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस है, ये वो वाली कांग्रेस नहीं है। अमेरिका की संसद को कांग्रेस बोला जाता है। जैसे हमारे यहाँ संसद को पार्लियामेंट या संसद ही बोलते हैं, अमेरिका में जो पार्लियामेंट है, जो लेजिस्लेचर है, उसे क्या बोला जाता है? कांग्रेस। और इस कांग्रेस के दो हाउस हैं, दो पार्ट हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट। ठीक है, ये है आर्टिकल 1। और इनका लेजिस्लेटिव का मुख्य काम क्या है? फॉर्मेशन ऑफ लॉज। आर्टिकल 2 की बात करें तो आर्टिकल 2 में अमेरिका का संविधान ये कहता है कि राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी। राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियां, ऑल द एग्जीक्यूशन पावर्स शैल बी वेस्टेड विद इन प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। एग्जीक्यूशन पावर्स वेस्टेड विद इन प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। अर्थात आर्टिकल 2 किसकी बात कर रहा है? कार्यपालिका की बात कर रहा है, एग्जीक्यूटिव की बात कर रहा है, और इसका हेड कौन होगा? प्रेसिडेंट होगा। ये आर्टिकल 2 है। आर्टिकल 3 को देखें यदि, तो आर्टिकल 3 ये कहता है कि ऑल द जुडिशियल पावर्स, न्यायिक शक्तियों की बात कर रहा है, अर्थात न्यायपालिका की बात कर रहा है कि ऑल द जुडिशियल पावर्स शैल बी वेस्टेड विद इन फेडरल सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएसए। ये फेडरल सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएसए की बात कर रहा है। जैसे अपने यहाँ सुप्रीम कोर्ट है, वैसे ही यूएसए का सुप्रीम कोर्ट फेडरल सुप्रीम कोर्ट कहलाता है। फेडरल सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएसए, इसमें क्या होंगी? सारी की सारी जुडिशियल पावर होंगी, न्यायिक शक्तियां होंगी।
अर्थात आर्टिकल 1 लेजिस्लेचर की स्थापना, जिसके दो ये हाउस होंगे, दो पार्ट होंगे, इसका काम होगा कानूनों का निर्माण करना। आर्टिकल 2 एग्जीक्यूटिव की स्थापना, कार्यपालिका की स्थापना, इसके हेड होंगे प्रेसिडेंट, यूएसए के प्रेसिडेंट, और इनका काम होगा कानूनों को लागू करना। आर्टिकल 3 फेडरल सुप्रीम कोर्ट होगा यूएसए का, जिसका काम होगा लोगों को न्याय प्रदान करना, जुडिशियल पावर इसके अंडर में होंगी। तो ये है आर्टिकल 1, 2 और 3। तीनों आर्टिकलों के अनुसार तीनों बातें इसमें आ गई, पहले में लेजिस्लेचर, दूसरे में एग्जीक्यूटिव और तीसरे में जुडिशरी, और तीनों का अलग अलग काम आ गया। और इसके अलावा इनमें कोई भी सदस्य कॉमन भी नहीं है। ये किस प्रकार से नहीं है ये आगे मैं आपको बताऊंगा जब इंडिया के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए आप बस याद रखिए, आप सुन लीजिए कि आर्टिकल 1, 2, 3 के अनुसार यूएसए की लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूशन और जुडिशरी में कोई भी सदस्य कॉमन नहीं है। अर्थात मोंटेस्क्यू की सारी बातें यहाँ पर फुलफिल हो गई, जो कि मोंटेस्क्यू ने कहा था कि एक तो एक ही केंद्र में सारी की सारी शक्तियाँ केंद्रित नहीं होनी चाहिए, राज्य के अलग अलग 3 अंग होने चाहिए, जो कि ये देख लीजिए 3 अंग हैं। दूसरा, सभी का अलग अलग काम डिवाइडेशन होना चाहिए, वो भी है, इसका काम कानून बनाना, इसका काम निर्माण कानूनों को लागू करना, और इसका काम लोगों को न्याय प्रदान करना। इसके अलावा यहाँ पर कोई भी सदस्य कॉमन नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए जो आर्टिकल 2 के अनुसार जो एग्जीक्यूशन है, जो एग्जीक्यूटिव है यूएसए की कार्यपालिका है, उसमें कौन होता है? एक तो प्रेसिडेंट और उसके सारे के सारे मंत्री, मिनिस्टर्स, और इनके अन्य जो भी सेक्रेटरी, सचिव लोग होते हैं वो सारे। तो एग्जीक्यूटिव में ये सारे के सारे लोग हैं, ये सभी लेजिस्लेचर के पार्ट नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 2 के अनुसार यूएसए की एग्जीक्यूटिव के, कार्यपालिका के भाग हैं। उसी प्रकार से जुडिशरी में जजेस की नियुक्ति होती है, वो अलग हैं, और लेजिस्लेचर में, कांग्रेस में, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में और सीनेट में अलग सदस्य हैं। तो कोई भी सदस्य इनमें कॉमन नहीं है, सभी का अपना अपना अलग अलग काम है। तो ये सेपरेशन ऑफ पावर्स है यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन एक बात आप सुनिए, यहाँ पर अब एक दिक्कत है, और वो दिक्कत क्या है देखिए, कि चलिए देखिए, जैसे यूएसए ने मोंटेस्क्यू के अनुसार क्या किया कि 3 अंग बना दिए, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तीनों का अलग अलग काम हो गया, तीनों में कोई भी सदस्य कॉमन नहीं है, अर्थात कोई भी एक अंग दूसरे अंग को प्रभावित नहीं करेगा। लेकिन इससे एक दिक्कत खड़ी हो सकती है, वो क्या है देखिए, कि सपोज कीजिए कि लेजिस्लेचर पर किसी भी अन्य अंग का प्रभाव नहीं है, लेजिस्लेचर पर किसी भी अंग का प्रभाव नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि लेजिस्लेचर अपने आप में स्वतंत्र है, वो ठीक बात है, लेकिन चूंकि इस पर किसी भी अदर अंग का प्रभाव नहीं है, तो इसको कोई कंट्रोल करने वाला भी नहीं है। इसका मतलब यही हुआ कि इसको कोई कंट्रोल भी नहीं कर सकेगा। अब लेजिस्लेचर को यदि कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है, तो यदि लेजिस्लेचर कल को चाहे, अमेरिका की संसद कल को चाहे, तो वो किसी भी प्रकार का कानून बना सकती है। दे कैन पास एनी लॉ, जिसका कोई भी आधार नहीं हो, अपनी मर्जी के अनुसार किसी भी प्रकार का कानून बना सकती है, जो कोई भी बिल्कुल रीजनेबल ना हो, उसमें मतलब कोई भी किसी भी प्रकार को लोगों को न्याय की प्राप्ति ना हो, तो किसी भी प्रकार का कानून बना सकती है अमेरिका की संसद, यदि उस पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण ना हो। ठीक ऐसा ही एग्जीक्यूटिव के संदर्भ में भी है, क्योंकि यदि हम सेपरेशन ऑफ पावर्स के अनुसार बात करें तो इस पर किसी का कंट्रोल नहीं होगा, किसी का भी कंट्रोल नहीं होगा, तो अमेरिका के प्रेसिडेंट क्या करेंगे? वो कानूनों को लागू ही नहीं करेंगे। वो बोल सकते हैं कि हम कानूनों को लागू नहीं करेंगे, अपने हिसाब से लागू करेंगे, जो हमारे शुभचिंतक हैं उनके लिए अलग से लागू करेंगे, जो हमारे विपक्षी लोग हैं उनके लिए अलग से लागू करेंगे, जिनमें उनका फ़ायदा ज़्यादा होता हो उस प्रकार की नीतियाँ बनाएंगे। तो यदि इस पर किसी का कंट्रोल नहीं हो, तो ये भी अपने क्षेत्र को बढ़ा सकता है। ठीक ऐसा ही जुडिशरी के संदर्भ में भी है कि यदि न्यायपालिका पर किसी का कंट्रोल नहीं हो, तो न्यायपालिका भी अपने दायरे को बढ़ा सकती है, अपने क्षेत्र को बढ़ा सकती है, हर जगह मतलब अपना कानूनी दायरा लगा करके और उसको अपने अंडर में ले सकती है। न्यायपालिका किसी भी बात की सुनवाई कर सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि यदि बिल्कुल आप सभी को स्वतंत्र कर दोगे, बिल्कुल आप अलग अलग कर दोगे, तो उस पर किसी का भी कंट्रोल नहीं होगा। और कंट्रोल नहीं होने से क्या होगा कि कभी भी मनमाने वो कर सकते हैं, मतलब अपने मनमानी कर सकते हैं। कभी भी मनमानी करने से मतलब अपना दायरा बढ़ा सकते हैं। यदि किसी पर किसी चीज़ का कंट्रोल ना हो, तो वो चीज़ अपना दायरा बढ़ा लेती है। ठीक ऐसा ही यहाँ पर भी हो सकता है। तो इस दिक्कत से निपटने के लिए अमेरिका के संविधान निर्माताओं ने क्या किया, उन्होंने यहाँ पर एक अलग और सिद्धांत दिया। उन्होंने बोला ठीक है, हम सेपरेशन ऑफ पावर्स तो अप्लाई करेंगे, लेकिन उसमें एक चीज़ और एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे, जिसे इन्होंने बोला डॉक्ट्रिन ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस।
अर्थात एक सिद्धांत इन्होंने दिया जिसमें ये बोला कि हम सभी पार्ट्स को अंडर द चेक रखेंगे, सभी पार्ट्स की जांच करेंगे। बैलेंसेस मतलब सभी का एक फिक्स बैलेंस होगा, सभी को बैलेंस में रखेंगे। ऐसे नहीं कि कोई ज़्यादा है कोई कम है, सभी को लगभग बराबर बैलेंस में रखेंगे। और अंडर द चेक, अंडर द चेक का मतलब इनको चेक में रखेंगे, इनकी जांच होगी। अर्थात ये अपने क्षेत्र का बढ़ाव ना कर सकें, क्षेत्र को बढ़ा ना सकें, अपने दायरे को बढ़ा ना सकें, अपनी सीमाओं को पार करके किसी दूसरे में प्रवेश ना कर सकें। इसे बोला जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। अब इसके अंदर क्या होगा ये देखिए, डॉक्ट्रिन ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस में क्या है कि ये तीनों आपस में ही एक दूसरे को चेक करेंगे। इन्होंने इस प्रकार का यहाँ पर सिस्टम बना दिया कि ये तीनों अंग आपस में ही एक दूसरे को चेक करेंगे। आपस में ही एक दूसरे का चेक करने का मतलब क्या है कि लेजिस्लेचर का काम क्या है, ठीक है, लॉ, फॉर्मेशन ऑफ लॉज, कानूनों का निर्माण करना, लेकिन इसकी जांच कौन करेगा? इसकी जांच करने के लिए न्यायपालिका को बोल दिया कि आप इसकी जांच करोगे कि ये कानून संविधान सम्मत है या नहीं है, संविधान कॉन्स्टिट्यूशन से अग्रीमेंट में है या नहीं है, इसकी जांच करेगा न्यायपालिका। लेजिस्लेचर जो भी कानून बनाएगी, अमेरिका की संसद जो भी कानून बनाएगी, उनकी जांच करने के लिए न्यायपालिका होगी। तो ये न्यायपालिका है, न्यायपालिका किसकी जांच कर देगी? लेजिस्लेचर की। तो लेजिस्लेचर भी अंडर चेक आ गई, चेक हो गया इसका भी। दूसरा, कार्यपालिका को कौन चेक करेगा? अब कार्यपालिका का हेड अमेरिका में कौन है? प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है। अब राष्ट्रपति को क्या है? कानूनों को लागू करना होता है, लेकिन कानूनों को लागू करने के लिए इनको क्या चाहिए? पैसा चाहिए, और वो पैसा दिया जाता है अमेरिका की संसद के द्वारा, लेजिस्लेचर के द्वारा राष्ट्रपति को कानूनों को लागू करने के लिए। अब कानूनों को लागू करने के लिए जो इनको पैसा दिया जाता है, यदि इसमें इनके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा लग जाए, ये राजद्रोह कर दें, राजद्रोह करने पर क्या होगा? इनके खिलाफ इम्पीचमेंट आ जाएगा, महाभियोग आ जाएगा। आगे पढ़ेंगे हम कभी राष्ट्रपति टॉपिक में। तो यदि राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग आ जाएगा, इम्पीचमेंट आ जाएगा, तो इनको हटाया जा सकता है। वैसे राष्ट्रपति के लिए ये शब्द यूज़ नहीं होता है हटाया जाना, इनके लिए इम्पीचमेंट शब्द ही यूज होता है। राष्ट्रपति के खिलाफ इम्पीच हो जाएगा, होता है, ये हटाना ही है, लेकिन ये शब्द राष्ट्रपति की पद की गरिमा के लिए हम यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो इम्पीच शब्द इनके लिए यूज होता है। तो इम्पीच किया जाएगा राष्ट्रपति का यदि इनके खिलाफ राजद्रोह का दोष लग जाए, इनके ऊपर राजद्रोह का दोष लग जाए तो राष्ट्रपति के खिलाफ इम्पीच किया जाएगा। और ये इम्पीच कौन लगाएगा? ये इम्पीच लगाएगी लेजिस्लेचर, ठीक है। तो अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि एग्जीक्यूटिव को अब कौन कंट्रोल कर रहा है? लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर को कौन कंट्रोल कर रही है? जुडिशरी। दूसरा, एग्जीक्यूटिव को जुडिशरी भी कंट्रोल करती है। कैसे? इसका मैं आपको एक लेटेस्ट एग्जांपल दे सकता हूँ। जुडिशरी के द्वारा एग्जीक्यूटिव को, कार्यपालिका को किस प्रकार से कंट्रोल किया जाता है? देखिए, 2017 में जनवरी में तकरीबन अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने इस प्रकार का एक नीति बनाई कि जो 7 मुख्य मुस्लिम बहुल राष्ट्र हैं, जो 7 मुस्लिम राष्ट्र है, वहाँ से आने वाले नागरिकों के अमेरिका में प्रवेश पर बैन लगा दिया वहाँ के लोगों के लिए। तो इस पर फिर अमेरिका की न्यायपालिका ने बीच में दखल किया और उन्होंने बोला कि आप इस प्रकार की नीति नहीं लगा सकते, क्योंकि हम धर्म के आधार पर, रिलीजन के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। तो फिर उसे इन्होंने लागू नहीं होने दिया, जो न्यायपालिका ने, अमेरिका की न्यायपालिका ने ट्रंप की इस नीति को। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि बाद में वापस से ट्रंप यही नीति लेकर के आए, थोड़े दूसरे रूप में, और इस बार उन्होंने न्यायपालिका के सामने इस बात को थोड़े और अच्छे तरीके से रखा, अच्छे लॉजिक्स के साथ रखा कि देखिए, हम जो ये कर रहे हैं इसमें हमारा टारगेट कोई विशेष धर्म नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि हमारे देश में टेररिज्म ना आए, आतंकवाद ना आए। इन्होंने बताया कि जिन 7 मुस्लिम राष्ट्रों की हम बात कर रहे हैं, वहाँ पर इस प्रकार से आतंकवादी गतिविधियाँ चलती है, आतंकवादी गतिविधियाँ। अब उन आतंकवादी गतिविधियों से, वहाँ से आने वाले लोगों के द्वारा हमारा देश भी प्रभावित हो सकता है। इस कारण से इन्होंने कहा कि हम आतंकवाद से बचने के लिए, हमारे देश को आतंकवाद से बचाने के लिए इन 7 देशों से आने वाले लोगों पर बैन लगा रहे हैं अमेरिका में। हमारा उद्देश्य किसी धर्म को टारगेट करना नहीं है। इस प्रकार से इन्होंने अच्छे तर्कों के साथ अपनी बात को न्यायपालिका में रखा। तो बाद में इसको लागू भी किया गया, लेकिन एक बार के लिए शुरू में इस नीति को न्यायपालिका ने हटा दिया था, लागू नहीं होने दिया। तो कहने का मतलब ये है कि एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका को भी न्यायपालिका के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, ठीक है।
हमने बात की सबसे पहले संसद की, लेजिस्लेचर की, व्यवस्थापिका की। व्यवस्थापिका को न्यायपालिका के द्वारा कंट्रोल किया जाएगा, चेक किया जाएगा। दूसरा, कार्यपालिका को व्यवस्थापिका के द्वारा चेक किया जाएगा, क्योंकि यदि कार्यपालिका में राष्ट्रपति पर राजद्रोह का दोष लगता है तो उनको हटाने के लिए, उनके ऊपर इम्पीचमेंट लगाने के लिए लगाएगा कौन? व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका द्वारा ही उन पर इम्पीचमेंट लगाया जाएगा। दूसरा, कार्यपालिका जो है वो न्यायपालिका के द्वारा भी चेक की जाएगी। किस प्रकार से, मैंने आपको एग्जाम्पल देके बताया। और जुडिशरी को, न्यायपालिका को कौन चेक करेगा? ये दोनों ही, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर बोथ, ये दोनों ही न्यायपालिका को चेक करेंगे। देखिए किस प्रकार से, तो जजेस की जो नियुक्ति की जाती है, जजेस की अपॉइंटमेंट, अमेरिका में जजेस की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। दूसरा, जजेस को हटाया किसके द्वारा जाता है? यदि अमेरिका में आपको राष्ट्रपति को हटाना है तो हटाएंगे कौन? राष्ट्रपति। लेकिन किस हिसाब से हटाएंगे? हटाने के लिए जो आपको रेजोल्यूशन चाहिए, जो प्रस्ताव चाहिए, वो कहाँ से आएगा? सीनेट से। कि यदि किसी भी जज को, आपको अमेरिका के कोर्ट के किसी भी जज को यदि हटाना है उसके पद से, तो उसके लिए सीनेट से प्रस्ताव आएगा। सीनेट से पारित प्रस्ताव के आधार पर अमेरिका के राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटा सकते हैं, अमेरिका के जजेस को। और ठीक इसी प्रकार से नियुक्ति भी इनके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा। तो कहने का मतलब ये होगा, सीनेट द्वारा पारित प्रस्ताव अर्थात लेजिस्लेचर की भूमिका, और राष्ट्रपति नियुक्त कर रहे हैं, राष्ट्रपति हटा रहे हैं अर्थात एग्जीक्यूटिव की भूमिका। तो जजेस पर दोनों का कंट्रोल हो गया, व्यवस्थापिका का भी और कार्यपालिका का भी। तो कहने का मतलब ये है डॉक्ट्रिन ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, कि सभी के सभी ऑर्गन, सभी के सभी अंग एक दूसरे के द्वारा चेक किए जा रहे हैं। किस प्रकार से किए जा रहे हैं, मैंने आपको बता दिया। ये था अमेरिका के बारे में। अब इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं कि भारत में किस प्रकार की व्यवस्था है। इंडिया के बारे में बात करते हैं। अभी तक हमने पिछले दोनों लेक्चर्स में अमेरिका के संविधान को भी काफ़ी हद तक पढ़ा है, तो यदि आप चाहें कभी तो अमेरिका का भी सिविल सर्विस का एग्ज़ाम दे सकते हैं। खैर, जोक्स अपार्ट, आगे हम बात करते हैं अपने इंडिया के बारे में कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इस बारे में क्या कहता है। सबसे पहले सेपरेशन ऑफ पावर्स के बारे में क्या कहता है। तो सेपरेशन ऑफ पावर्स, हमारे यहाँ एक लेजिस्लेचर है, व्यवस्थापिका है, जिसे हम पार्लियामेंट बोलते हैं, संसद बोलते हैं, और उसका काम क्या है? कानूनों का निर्माण करना। उसके बाद अपने यहाँ कार्यपालिका है। कार्यपालिका का क्या काम है? उन कानूनों को लागू करना। कार्यपालिका के हेड हैं राष्ट्रपति। कार्यपालिका के हेड राष्ट्रपति है। भारत की हेड ऑफ द स्टेट जिसे बोला जाता है, राष्ट्रपति हैं, मतलब प्रधानमंत्री नहीं है। और इस पे क्या फ़र्क है, वो जब हम राष्ट्रपति टॉपिक पढ़ेंगे या प्रधानमंत्री टॉपिक पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। उसके अलावा न्यायपालिका है। न्यायपालिका के रूप में हमारे पास सुप्रीम कोर्ट है और सभी राज्यों में अलग अलग हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय है, ठीक है। तो कहने का मतलब हमारे भी यहाँ 3 अंग हैं, तीनों का अपना अलग अलग काम है। तो हमारे यहाँ भी सेपरेशन ऑफ पावर्स है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ क्या है? हमारे यहाँ जो है वो है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा आप ध्यान से समझना। आप पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, संसदीय लोकतंत्र, हिंदी में लिखूं तो संसदीय लोकतंत्र है। संसदीय लोकतंत्र का मतलब क्या है, ये थोड़ा आप अब ध्यान से समझो। संसदीय लोकतंत्र का मतलब ये है कि जो लोकतंत्र है देश का, लोकतंत्र अर्थात जनता की भावना, देश का जो लोकतंत्र है वो किस में विद्यमान है? संसद में। संसदीय लोकतंत्र का मतलब शाब्दिक अर्थ देखिए आप एक बार, वैसे पूरे डीप मीनिंग कभी टॉपिक आने पर चर्चा करेंगे, लेकिन संसदीय लोकतंत्र का एक बेसिक मतलब अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि जो लोकतंत्र है वो संसद में विद्यमान है, और है भी, लोकसभा राज्यसभा दोनों संसद में ही है अपनी। तो जो लोकतंत्र है देश का वो संसद में विद्यमान है। दूसरा, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जो सुप्रीम होता है, सुप्रीम थोड़ा अलग सेंस में मैं बात कर रहा हूँ, वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, ये हम पिछले लेक्चर में हमने की थी, लेकिन आज जो सुप्रीम है वो मैं अलग वे में कह रहा हूँ। मतलब सुप्रीम का यहाँ पर मतलब है कि काम करने के लिए ज़्यादातर जिम्मेदारियाँ किसके पास है, ये मतलब है सुप्रीम का। तो काम करने के लिए ज़्यादातर जिम्मेदारियाँ हमारे यहाँ किसके पास होती है? कैबिनेट के पास। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है? कैबिनेट है। कैबिनेट मतलब मंत्री लोग, भारत के मंत्री, मोदी जी,
प्रधानमंत्री मंत्री हैं, अमित शाह गृह मंत्री हैं। इसी प्रकार से जितने भी आप देखते हो जिनको आप सबसे ज़्यादा पावरफुल मान सकते हो देश में, जिनके बारे में हम आम बोलचाल में बातें करते हैं कि शक्तियाँ इनके पास है, पावर इनके पास है, वो सभी लोग कौन हैं? वो हमारे मंत्री हैं। अभी कल के न्यूज़पेपर में था, हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर वो वहाँ पर चीन के संदर्भ में चर्चा करके आए थे। तो कहने का मतलब ये है कि काम करने के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदारियाँ किनके पास हैं? सबसे ज़्यादा जिम्मेदारियाँ जो हैं वो कैबिनेट के पास है, मंत्रियों के पास है। और मंत्री मतलब कैबिनेट, मंत्रिपरिषद में बात करेंगे इस बारे में। मंत्रियों से मतलब है कैबिनेट। तो ज़्यादातर पावर्स जो है कैबिनेट के पास है। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि संसदीय लोकतंत्र का मतलब ये है कि जो लोकतंत्र है वो संसद में विद्यमान है। ठीक है, दो बातें आपको समझ में आई। अब संसदीय लोकतंत्र ये कहता है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ये कहती है कि यदि आपको कैबिनेट का मेंबर बनना है, अर्थात यदि आपको मंत्री बनना है, तो आपको लेजिस्लेचर का मेंबर होना पड़ेगा। यू कैन नॉट बी ए मेंबर ऑफ कैबिनेट इफ यू आर नॉट ए मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर। ये मुख्य बात है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की, संसदीय लोकतंत्र की। संसदीय लोकतंत्र ये कहता है चूंकि सारी की सारा जो लोकतंत्र है वो संसद में विद्यमान है, तो आप कैबिनेट के मंत्री तब तक नहीं हो सकते जब तक आप संसद के सदस्य ना हो। ये है संसदीय लोकतंत्र। देखिए, काम करने के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदारियां हमारे यहाँ किसके पास है? कैबिनेट के पास। और चूंकि हमारे यहाँ संसदीय लोकतंत्र है, तो आप कैबिनेट के मेंबर तब तक नहीं हो सकते जब तक आप संसद के मेंबर ना हो। तो कैबिनेट का मेंबर होना अर्थात एग्जीक्यूटिव होना, और कैबिनेट के मेंबर आप तब तक नहीं बन सकते जब तक आप संसद के मेंबर ना हो। और संसद के मेंबर यदि आप हो तो आप लेजिस्लेटिव के मेंबर हो, व्यवस्थापिका के मेंबर हो। तो आप व्यवस्थापिका के भी सदस्य हो, आप कार्यपालिका के भी सदस्य हो। तो क्या ये सेपरेशन ऑफ पावर्स हुआ? मोंटेस्क्यू की पहली शर्त का ही उल्लंघन हो गया कि कहीं भी ड्यूअल मेंबरशिप नहीं होनी चाहिए। यदि आप व्यवस्थापिका के मेंबर हो तो आप केवल व्यवस्थापिका के मेंबर हो। लेकिन यहाँ पर आप कार्यपालिका के यदि सदस्य बनना चाहते हो, यदि आप कार्यपालिका के सदस्य हो, यदि आप भारत के कोई मंत्री हो, यदि आप भारत के राष्ट्रपति हो, यदि आप भारत के प्रधानमंत्री हो, तो आपको लेजिस्लेचर का मेंबर भी होना पड़ेगा। इवन भारत के राष्ट्रपति भी संसद के अंग माने जाते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, ये लाइन पढ़ने को मिलती है हमें। तो कहने का मतलब ये हुआ कि भारत में लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच किसी भी प्रकार से सेपरेशन ऑफ पावर्स नहीं है। अब ये भारतीय संविधान के लिए अच्छा है या बुरा है, इसकी बात नहीं कर रहा मैं। ये हम जब टॉपिक आएगा संसद तब बात करेंगे। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ ब्रिटेन की तरह संसदीय लोकतंत्र है, ब्रिटेन में भी संसदीय लोकतंत्र है, और इससे विपरीत हमने अभी यूएसए में पढ़ा। यूएसए में क्या है? प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी है, अध्यक्षीय लोकतंत्र है। अध्यक्षीय लोकतंत्र में क्या होता है कि सबसे जो हेड होता है वो आपका राष्ट्रपति होता है। लेकिन संसदीय लोकतंत्र में हेड कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं, मुख्य हेड। ठीक है, जो राष्ट्रपति है वो नॉमिनल हेड है। इंडिया में राष्ट्रपति जो है वो नाम मात्र के मुखिया हैं, और प्रधानमंत्री है जो वास्तविक मुखिया हैं। ये होता है। तो संसदीय लोकतंत्र होने के कारण हमारे यहाँ सुप्रीम कौन है? कैबिनेट। सुप्रीम का यहाँ पर मतलब है कि काम करने के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदारियाँ किसके पास है? तो सबसे ज़्यादा जिम्मेदारियाँ कैबिनेट के पास है। कैबिनेट अर्थात हमारे मंत्री लोग। और आप खुद ही देखिए ना, सबसे ज़्यादा जिम्मेदारियाँ किसके पास है? मंत्रियों के पास ही है। हम किनको जानते हैं? मंत्रियों को ही तो जानते हैं। तो सबसे ज़्यादा जिम्मेदारियाँ मंत्रियों के पास है। अर्थात मंत्री कौन होते हैं? एग्जीक्यूटिव होते हैं। मंत्री कार्यपालिका का भाग होते हैं। कार्यपालिका का मैं आपको बता दूं बेसिक स्ट्रक्चर। कार्यपालिका में कौन कौन लोग शामिल होते हैं? कार्यपालिका में हमारे प्रधानमंत्री, उनकी मंत्रिपरिषद जिसे COM बोलते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये शामिल होते हैं। कार्यपालिका में प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद शामिल होती है। ठीक है ना? तो और इसी को कैबिनेट बोलते हैं। जो मंत्रिपरिषद है ना, इसी को कैबिनेट बोलते हैं, मंत्रिमंडल बोलते हैं। तो कैबिनेट अर्थात कार्यपालिका का भाग। और यदि आपको कैबिनेट का सदस्य बनना है तो आपको संसद का सदस्य होना पड़ेगा। संसद के सदस्य यदि आप हो तो मतलब आप व्यवस्थापिका के सदस्य हो, अर्थात आप एग्जीक्यूटिव के होने के कारण लेजिस्लेचर के भी सदस्य हो, अर्थात आपकी ड्यूअल मेंबरशिप है। कहने का मतलब ये हुआ कि भारत में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण नहीं है। अब आगे देखिए, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण नहीं है, तो क्या कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच भी नहीं है? ऐसा नहीं है। कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 50 ये कहता है, देयर शैल बी सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 50 के अनुसार
कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का बंटवारा किया जाएगा। अनुच्छेद 50 क्या है? नीति निर्देशक तत्वों में है ये, इसको हम आगे टॉपिक में पढ़ेंगे काफ़ी डिटेल से। अनुच्छेद 50 नीति निर्देशक तत्वों में है, जो कहता है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण होगा। ये किस प्रकार से इसे लागू किया गया है भारत में, उस पर बात करते हैं थोड़ी सी। देखिए 1772 में, शुरू से बात करता हूँ, 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स थे भारत के जनरल, गवर्नर जनरल। तो 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने क्या किया कि एक नई पोस्ट का निर्माण किया, डीसी, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो हमारे कलेक्टर होते हैं सभी जिलों के, उस पोस्ट का निर्माण 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने किया। अब 1772 में इस पोस्ट का निर्माण करके इन्होंने इनको 2 काम सौंपे। पहला इनका मुख्य काम था कलेक्शन ऑफ रेवेन्यूज़। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, कलेक्टर इनको क्यों बोला जाता है? क्योंकि इनका काम कलेक्शन का होता है। किस चीज़ का कलेक्शन? रेवेन्यूज़ का, राजस्व का। ठीक है, सरकार के लिए रेवेन्यू कलेक्शन काम होता है। और दूसरा इनको काम दिया गया मैजिस्ट्रेट का, अर्थात इनको दोनों भूमिकाएं दी गई कि आप ही कोई भी कानून लागू करोगे। रेवेन्यू कलेक्शन क्या होता है? रेवेन्यू कलेक्शन कब होगा? जब आप कानूनों को लागू करोगे तभी तो आपके पास रेवेन्यू आएगा। तो अर्थात डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को कार्यपालिका शक्तियां भी दी गई, एग्जीक्यूशन पावर्स भी दी गई रेवेन्यू कलेक्शन के रूप में, और इनको जुडिशियल शक्तियां भी दी गई मैजिस्ट्रेट के रूप में। जिले में किसी भी प्रकार का कोई विवाद होता, कोई जुर्म कर देता कोई व्यक्ति, तो उसको सज़ा कौन देते? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, यही देते, डीसी, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। ठीक है, इसी कारण इनको डीएम भी बोला जाता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ठीक है, तो इनको दोनों प्रकार के काम दिए गए थे यहाँ पर, अर्थात कार्यपालिका और न्यायपालिका में शक्तियों का बंटवारा नहीं हुआ। लेकिन फिर 1973 में, ये 1973 तक चलता रहा ऐसे ही। फिर 1973 में हमने अनुच्छेद 50 को लागू करते हुए कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियों को पृथक कर दिया, और हमने डीजे नाम की पोस्ट बनाई, डिस्ट्रिक्ट जज जिसे हम बोलते हैं। जिला स्तर पर जो कोर्ट होती है उसमें जो जज होते हैं उसे बोला जाता है डिस्ट्रिक्ट जज। डिस्ट्रिक्ट जज नाम की कोर्ट बनाई 1973 में, जब हमने सीआरपीसी लागू किया, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड लागू किया संसद के द्वारा पारित कानून के अनुसार। जब क्रिमिनल प्रोसीजर कोड लागू हुआ उस समय हमने डिस्ट्रिक्ट जज नाम की पोस्ट बनाई, और जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की मैजिस्ट्रेट पावर्स थी, जो जुडिशियल पावर्स थी, वो किसको दे दी गई? डिस्ट्रिक्ट जज को दे दी गई। अर्थात अब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का काम सिर्फ इतना ही बचा, कलेक्शन ऑफ रेवेन्यूज़, और जो डिस्ट्रिक्ट पूरे ज़िले में जो न्यायिक शक्तियाँ थी वो किसको सौंप दी गई? डिस्ट्रिक्ट जज को। अर्थात हमने 1973 में सीआरपीसी लागू करने के बाद कार्यपालिका और न्यायपालिका में शक्तियों का पृथक्करण कर दिया। तो कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण हमारे यहाँ है, लेकिन व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण नहीं है। ये तो हुआ शक्तियों का पृथक्करण भारत में किस प्रकार से है। आपको समझ में आया? व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण नहीं है, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण है। अब जो हमने अमेरिका के संविधान में डॉक्ट्रिन ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस देखा था, उसकी बात करते हैं कि क्या भारत के संदर्भ में वो है या नहीं है। भारत के संदर्भ में बात करते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस की। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। देखिए, व्यवस्थापिका को न्यायपालिका के द्वारा कंट्रोल किया जाता है भारत में, इसको जुडिशरी के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं शुरू के लेक्चर्स में कि व्यवस्थापिका, भारत की संसद कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकती जो संविधान का उल्लंघन करे। यदि उन्होंने ऐसा कोई कानून बना दिया जो संविधान का उल्लंघन कर रहा है, मतलब उन्होंने अपना दायरा बढ़ा लिया, तो उसको नियंत्रण करने के लिए कौन है? न्यायपालिका है। न्यायपालिका उस कानून को जो संविधान का उल्लंघन करेगा उसे मतलब अनवैलिड घोषित कर देगी, उसे हटा देगी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर देगी। ठीक है, तो व्यवस्थापिका किसके द्वारा नियंत्रण हो रही है भारत में? न्यायपालिका के द्वारा। कार्यपालिका को नियंत्रण करने के लिए कौन है? देखिए, कार्यपालिका में कौन है? प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद है। तो यदि अब प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद से सरकार बनती है भारत सरकार, तो भारत सरकार बनती किस प्रकार से है? भारत सरकार में आपको लोकसभा में बहुमत आपके पास होना चाहिए। तो यहाँ पर ये कंडीशन है कि व्यवस्थापिका अर्थात संसद कभी भी भारत सरकार को मतलब कार्यपालिका को ये बोल सकती है कि आप लोकसभा में बहुमत सिद्ध करके बताइए।
आपको लोकसभा में कॉन्फिडेंस मोशन या नो कॉन्फिडेंस मोशन, संसद में कभी भी कार्यपालिका के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आ सकता है, जिसे बोलते हैं अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से क्या होता है कि विपक्षी दल ये बोलते हैं कि हमें आप में विश्वास नहीं रहा, हमें नहीं लगता कि आपके पास पूरे के पूरे मेंबर हैं, आपके पास बहुमत है, और यदि आपके पास बहुमत नहीं है तो, और यदि आपके पास बहुमत है तो आप सिद्ध कीजिए लोकसभा में। अर्थात कहाँ पर सिद्ध कीजिए? लोकसभा में। मतलब कार्यपालिका को अपना बहुमत लोकसभा में सिद्ध करना पड़ेगा, कार्यपालिका को अपना बहुमत लोकसभा में सिद्ध करना पड़ेगा। इसका मतलब हुआ कि व्यवस्थापिका में सिद्ध करना पड़ेगा। तो कार्यपालिका पर किसका नियंत्रण हो गया? व्यवस्थापिका का। दूसरा, कार्यपालिका पर न्यायपालिका का भी नियंत्रण है, जैसा सेम टू सेम मैंने आपको अमेरिका के संविधान में बताया। कैसे? सरकार की किसी भी नीति को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। और न्यायपालिका पर किसका नियंत्रण है? इन दोनों का ही, व्यवस्थापिका का भी और कार्यपालिका का भी। न्यायपालिका पर नियंत्रण है क्योंकि जजेस की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। अर्थात कार्यपालिका का नियंत्रण हो गया। और जजेस को हटाया किसके द्वारा जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन संसद द्वारा पारित रिजोल्यूशन के आधार पर, लेजिस्लेचर द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा जजेस को हटाया जा सकता है। अर्थात राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है, अर्थात कार्यपालिका का नियंत्रण। लेकिन राष्ट्रपति हटाएंगे किस आधार पर? संसद द्वारा पारित रिजोल्यूशन के आधार पर। अर्थात नियंत्रण किसका हो गया? व्यवस्थापिका का भी नियंत्रण हो गया। अर्थात न्यायपालिका पर व्यवस्थापिका और कार्यपालिका दोनों का नियंत्रण होता है। ठीक है, तो ये हुआ चेक्स एंड बैलेंसेस भारत के संदर्भ में। अर्थात भारत में डॉक्ट्रिन ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस लागू है, लेकिन फिर वही बात, ये भी अभी तक सिर्फ कागजों में ही है। वास्तविकता क्या है थोड़ा मैं आपको बताता हूँ। देखिए, वास्तविकता इस प्रकार से है कि जो देखिए, संसद में कोई भी जब बिल लाया जाता है ना, बिल क्या होता है आगे लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा, आगे के लेक्चर्स में, कि बिल क्या होता है। बिल का मतलब होता है कि कोई भी कानून बनाने से पहले जो उसके लिए प्रस्ताव लाया जाता है उसे बिल बोलते हैं। कि जैसे हमें सपोज कीजिए कोई कानून बनाना है चाइल्ड लेबर के संबंध में। चाइल्ड लेबर के संबंध में जो हमें कानून बनाना है, उससे पहले, कानून बनने से पहले, कानून तो वो जब बनेगा तब बनेगा, उसकी एक प्रक्रिया होगी, वो आगे बात करेंगे हम। लेकिन कानून बनने से पहले सबसे पहले उसमें क्या काम किया जाएगा? सबसे पहले उसका एक प्रस्ताव लाया जाएगा कि आइए चलिए हम मिलकर के ये कानून बनाते हैं। ये प्रस्ताव लाया जाएगा। इस प्रस्ताव में क्या होगा? जैसे एक कागज़ होगा, उस पर सारी की सारी इस कानून की बातें लिखी होंगी कि इसमें क्या क्या हम करने वाले हैं। चाइल्ड लेबर के संबंध में जो कानून हम बनाने जा रहे हैं, किन किन बच्चों को इसमें प्रोटेक्शन दिया जाएगा, 14 साल से कम बच्चों को इसमें प्रोटेक्शन दिया जाएगा, किस किस प्रकार के कारखानों में आप काम नहीं करवा सकते, यदि आपने करवाया तो आपके पास किस प्रकार का जुर्माना लगेगा, कितनी आपको सज़ा होगी। वो सारी की सारी बातें इसमें शामिल होती हैं। तो जब तक वो संसद द्वारा पारित ना हो जाए और उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर ना हो जाए, तब तक वो कानून नहीं बनता। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद वो कानून बनेगा। लेकिन उससे पहले तक वो क्या है? एक बिल है। उससे पहले तक वो एक प्रस्ताव है, वो एक विधेयक है, जिसे बोलते हैं बिल। तो बिल के संदर्भ में क्या प्रक्रिया है कि बिल जब संसद में लाया जाता है तो सबसे पहले उसे एक संसदीय समिति को सौंपा जाता है। ये भी क्या होती है हम संसद टॉपिक में डिस्कस करेंगे। बिल को एक संसदीय समिति को सौंपा जाता है। अब संसदीय समिति क्या करती है? इसकी जांच करती है। संसदीय समिति ये करेगी कि इस बिल की जांच करेगी सारी की सारी, कि इसमें कौन कौन सी बातें हैं, कितनी बातें हैं, क्या वो सही है या वो न्यायिक हैं या मतलब अनरीजनेबल हैं। इन सारी बातों की जांच वो संसदीय समिति करेगी। और इस संसदीय समिति में सरकार के अर्थात पक्ष के और विपक्ष के दोनों के लोग होते हैं इस संसदीय समिति में। तो दोनों के लोग होने के कारण यहाँ पर ये बेनिफिट होता है कि इसकी अच्छी प्रकार से जांच कर ली जाती है। ठीक है ना? तो इस बिल की अच्छी प्रकार से जांच की जाती है। फिर संसदीय समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है और इस संसदीय समिति की रिपोर्ट के आधार पर फिर संसद में डिस्कशन होता है, उस पर बहस होती है और फिर उस पर वोटिंग होती है। वोटिंग के बाद यदि वो बिल संसद में पारित हो जाए तो उसके बाद राष्ट्रपति के पास चला जाता है। राष्ट्रपति यदि उस पर हस्ताक्षर कर दे तो वो एक कानून बन जाएगा। और यदि संसद में उस पर वोटिंग के समय वो पारित ना हुआ तो वो कैंसिल हो जाएगा। ये एक सामान्य प्रक्रिया है किसी भी बिल की कानून बनने के लिए।
और यहाँ पर मुख्य भूमिका किसकी है? संसदीय समिति की, कि सबसे पहले वो बिल जब संसद में रखा जाएगा तो सबसे पहले कुछ दिनों के लिए वो संसदीय समिति के पास जाएगा। संसदीय समिति उसकी पूरी जांच करेगी, उसका पूरा निचोड़ निकालेगी कि ये बिल कितना मतलब एकदम रीजनेबल है या नहीं है, और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। उस रिपोर्ट के आधार पर फिर संसद में उस बिल पर चर्चा होगी, उस पर बहस होगी, और उस बहस के बाद उस पर वोटिंग होगी। वोटिंग में फिर वो बिल पारित होगा या नहीं होगा। लेकिन ये एक मतलब मुख्य प्रक्रिया है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में, या मैं बात करूं कि यदि गवर्नमेंट के पास लोकसभा में बहुमत हो, और बहुमत भी थोड़ा बहुत नहीं काफ़ी ज़्यादा हो, यदि लोकसभा में गवर्नमेंट के पास बहुत ज़्यादा सीटें हों, बहुत ज़्यादा बहुमत हो, तो अक्सर ये देखने को मिल सकता है कि बहुत से बिल बिना किसी डिस्कशन के, बिना किसी संसदीय समिति की जांच के ऐसे ही पारित कर दिए जाते हैं। ये हमने मतलब भारत के इतिहास में बहुत बार हुआ है। जब जब लोकसभा में गवर्नमेंट के पास बहुत ज़्यादा सीटें हों, बहुत ज़्यादा बहुमत हो, तो बहुत से बिल बिना किसी डिस्कशन के, बिना किसी संसदीय समिति की जाँच के ऐसे ही पारित कर दिए जाते हैं। तो यदि ऐसे ही संसद में बिल पारित हो रहे हैं तो क्या ये डॉक्ट्रिन ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस का उल्लंघन नहीं है? तो बस डॉक्ट्रिन ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस हमारे यहाँ बिल्कुल एकदम धरातल पर, ज़मीनी स्तर पर पूरे प्रकार से लागू नहीं है। ऐसा ही हम जुडिशरी के संदर्भ में भी कह सकते हैं, न्यायपालिका के बारे में भी कह सकते हैं। न्यायपालिका के बारे में क्या है देखिए, अकेला भारत का ही संविधान ऐसा है जहाँ पर, अकेला भारत देश ही ऐसा है जहाँ पर न्यायाधीशों की नियुक्ति खुद न्यायाधीश करते हैं। न्यायपालिका में हमारे पास कॉलेजियम व्यवस्था है। इस कॉलेजियम में कौन होते हैं? एक तो हमारे उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, और इनके अलावा 4 सीनियर मोस्ट न्यायाधीश। मतलब उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अलावा उनसे नीचे के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश। तो ये 5 लोगों का एक कॉलेजियम है, 5 न्यायाधीशों का एक कॉलेजियम है। ये भारत के संविधान के संदर्भ में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में ये एक कॉलेजियम है। अब ये कॉलेजियम क्या करता है कि जजेस की नियुक्ति करता है, इस कॉलेजियम के आधार पर की जाती है। ये कॉलेजियम क्या करेगा? राष्ट्रपति को सिफारिश करेगा कि इस फलां व्यक्ति को आप इस सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर नियुक्त कर दीजिए, या इस फलां व्यक्ति को किसी इस राज्य के हाई कोर्ट में नियुक्त कर दीजिए। अर्थात न्यायाधीशों को नियुक्त करने की पावर किसकी है? कॉलेजियम के पास है। और कॉलेजियम में कौन है? खुद न्यायाधीश लोग हैं, सुप्रीम कोर्ट के टॉप 5 के न्यायाधीश हैं, ठीक है। और इनकी सिफारिश को राष्ट्रपति मना भी नहीं कर सकता। ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है कि राष्ट्रपति कॉलेजियम की सिफारिश को मना कर दे, उसको ये मानना ही पड़ेगा। तो न्यायाधीशों की नियुक्ति खुद न्यायाधीश ही कर रहे हैं, तो फिर ये क्या हुआ? चेक्स एंड बैलेंसेस का उल्लंघन हो सकता है ये भी। तो यहाँ पर क्या होता है, अब देखिए 2015 में जब मोदी गवर्नमेंट का पहला कार्यकाल था तो उन्होंने भी ये मतलब इसको थोड़ा बदलने का प्रयास किया था। उन्होंने संविधान संशोधन किया 99वां संविधान संशोधन करके उन्होंने NJAC बनाया, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाया। और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के अनुसार उन्होंने क्या किया कि अब कॉलेजियम व्यवस्था नहीं होगी। अब जो नया कॉलेजियम होगा उसमें उन्होंने थोड़ी सी अपनी भूमिका भी बढ़ा ली, कार्यपालिका की भूमिका भी बढ़ा ली। तो एक प्रकार से वो भी थोड़ा सा अनकॉन्स्टिट्यूशनल लग रहा था, सेपरेशन ऑफ पावर्स का उल्लंघन वो भी लग रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, उस पूरे के पूरे संविधान संशोधन को ही उड़ा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने, पहली बार ऐसा हुआ भारत के इतिहास में कि किसी पूरे के पूरे संविधान संशोधन को उड़ा दिया गया हो। तो पूरे के पूरे संविधान संशोधन को उड़ा दिया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट को कौन क्या कह सकता है? तो थोड़ा सा इसमें सुप्रीम कोर्ट की भी मनमानी देखने को मिल सकती है। तो ये है चेक्स एंड बैलेंसेस भारत के संदर्भ में, कि भारत में चेक्स एंड बैलेंसेस किस प्रकार से कितना लागू है। आप खुद देखिए, खुद अंदाज़ा लगाइए अपने हिसाब से कि किस प्रकार से हमारे यहाँ डॉक्ट्रिन ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस लागू है। तो क्या वास्तव में हमारे यहाँ सेपरेशन ऑफ पावर्स है? इन बातों का आप खुद अनुमान लगाइएगा। दूसरा, अपना लेक्चर मैं समाप्त करूँगा केशवानंद भारतीवाद के एक स्टेटमेंट से, जो कि सबसे बड़ा भारत के इतिहास का एक मुद्दा रहा है। केशवानंद भारतीवाद में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि सेपरेशन ऑफ पावर्स जो है वो भारतीय संविधान की आधारभूत संरचना है, और जिसे संसद चाहकर भी संशोधित नहीं कर सकती। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।